प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। वलीउर रहमान हलाकत, जिम्मेदार पाकिस्तान हुकूमत। तहरीक तालिबान कहते हैं मुज़ाकरात नहीं होंगे। कायम अली शाह वजीर आला सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला का इंतखाब कल होगा। बलोचिस्तान में वजीर आला कौन होगा, फैसला नवाज शरीफ के हाथ में। मुजफ्फरगढ़ में जहरीला खाना खाने से 8 अफराद जाँ बहक। आए रोज हादसात, सफर गैर महफूज। पहला जख्म भरता नहीं तो दूसरा। बड़ी खबर है, बहुत अहम खबर है। तालिबान ने पाकिस्तान को दी जाने वाली मुज़ाकरात की पेशकश वापस ले ली है। बताया जा रहा है कि इस पेशकश को वापस लेने की वजह वो ड्रोन हमला है जो कल हुआ और कमांडर वलीउर रहमान की हलाकत की खबरें आईं। यकीनन ये रद्द-ए-अमल इस बात की निशानदेही करता है कि वलीउर रहमान वाकई मारे गए हैं। बड़ा धचका है ये उन सियासी कुव्वतों के लिए जो तालिबान से मुज़ाकरात की राह इख्तियार करना चाहती थी। मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ और तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान तालिबान से फौरी मुज़ाकरात के हक में हैं, लेकिन अब तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए असर-ए-नौ कोशिशें करना होंगी। ये कोशिशें किस तरह की होंगी और कौन करेगा ये सब कोशिशें, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक ग्रुप के मौलाना समीउल हक। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब, पूरी कौम तो तैयार नज़र आ रही थी कि अब जंग से जान छूट जाएगी, तालिबान से मुज़ाकरात होंगे, लेकिन ये अचानक एक हमला हुआ ड्रोन और अब तालिबान ने मुज़ाकरात की पेशकश वापस ले ली है। किस तरह आगे बात बढ़ेगी? मैंने यही खदशा जाहिर किया था और ये ऐलान आने के 2 घंटे बाद पहले मैंने मीडिया को एक बयान जारी किया था और मैंने कहा ये हमला मुज़ाकरात को सबूताज करने की कोशिश की। जब भी मुज़ाकरात की बात चलती है जो बैरूनी ताकतें उसको खराब कर देती हैं और ड्रोन हमले और मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करके मुआहदे और मुज़ाकरात सारा रास्ता रोक देते हैं। तो ये बड़ा अलमिया है और इसमें हमारे जो स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान के और उनकी सुस्ती और गैर संजीदगी का भी बड़ा हिस्सा है। बार बार करारदादें आई पार्लियामेंट से भी, पार्टियों की तरफ से भी, लेकिन कोई अमली काम शुरू ना हो सका। एक बहुत अच्छा मौका था जो हमने गंवा दिया है और जब हम ऐसे हालात में मसलहत पसंदाना और मफाद परस्ताना तरीके इख्तियार करेंगे तो मसला कभी हल नहीं होगा। अब इसकी तलाफी तो हुकूमत को करनी चाहिए कि इसकी मजम्मत करें और शद्दुमत से एहतजाज करें अमेरिका से। अभी तक किसी जिम्मेदार शख्स का, वफाकी हुकूमत का, फौज का, सूबाई हुकूमत का कोई शिद्दत से एहतजाज पर नहीं आया। सिर्फ वज़ारत ख़ारिजा ने एक रस्मी एक पर्ची बाहर भेजी है कि हम अफसोस करते हैं। तो इस तरह के मामला हल नहीं हो सकते। या तो हम इस आग में जलते रहेंगे या हमने फैसला कुल एक स्टैंड लेना होगा और अमेरिका को समझाना होगा कि खुदा अब आप क्या चाहते हैं। अच्छा, हमारा मुल्क जलता मौलाना, ये जो हमला था, ड्रोन हमला, ये अमरीकी फोर्सेस ने किया है। पाकिस्तान तो इसकी मजम्मत करता है, पार्लियामेंट करारदाद पास कर चुकी है, लेकिन जो अमेरिका के हमले के नतीजे में ये हलाकत हुई और अब मुज़ाकरात जो थे ये तो पाकिस्तान की हुकूमत से होने थे। पाकिस्तान की हुकूमत ने करने थे तालिबान के साथ कि वो क्या चाहते हैं और किस तरह हम उनके मुतालबात पूरे कर सकते हैं। इस तरह अमन कायम हो जाता और हम अमेरिकी पॉलिसियों से जरा हट जाते, उस जंग से अलग हो जाते। तो यही करना था, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता है कि यहाँ इस्तेहकाम कायम हो और यहाँ जंग खत्म हो जाए और ये आग बुझ जाए। तो हम अपने घर को फूंक कर वो देखते हैं आग में, लेकिन कोई मौलाना ये फरमाइएगा कि क्या पाकिस्तानी जो फोर्सेज हैं वो इतनी पावरफुल हैं कि वो अमेरिका को रोक सकें कि वो ड्रोन हमला ना करे? बिल्कुल, हमारी फौज अल्हम्दुलिल्लाह एटमी कुव्वत है और यहाँ पूरे 18 करोड़ अवाम है। हमसे छोटे छोटे मुल्क बचे हुए हैं। वो काकरोच खाने वाले शिमाली कोरिया वो आंखें दिखा रहा है अमेरिका को क्या क्या मत आ गई।
हमने 9 महीने नेटो सप्लाई रोकी, अमेरिका क्या कर सका? हमारे पड़ोस में ईरान डटा हुआ है। इन सारे हालात में ये हमीयत और गैरत और ईमानी मौलाना की बात होती है। जी मौलाना आप मेरे साथ ही रहिएगा। हमें ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम महमूद शाह साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। महमूद शाह साहब, आप ये गुफ्तगू सुन रहे थे मौलाना समीउल हक साहब की भी, ये जो तालिबान ने मुज़ाकरात की पेशकश वापस ली है, अब लगता नहीं है कि हम एक बंद गली में आ गए हैं? अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी साइल के ऊपर किसी पाकिस्तानी की जान लेना सिर्फ पाकिस्तानी हुकूमत का हक है, कानून और आइन के तहत, अगर वो किसी तरीके से वांटेड हो। और अमेरिका इंतहाई ज्यादती करता है कि वो किसी और मुल्क में जो है वो इस तरह के हमले करके, चाहे वो आदमी हमारी तरफ से प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन हो या वो हम उसको टेररिस्ट कहें या कोई और उसे पाकिस्तान को नुकसान किया हो, लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तानी हुकूमत का काम है कि वो करे। तो इसलिए हुकूमत को बहुत सख्त एहतजाज करना चाहिए और डिप्लोमेसी से भी काम लेना चाहिए कि ये नई हुकूमत आई है और ये नई हुकूमत इस अनाउंस्ड मौक़िफ़ के साथ आई है कि इस मसले को वो मुज़ाकरात के जरिए हल करने की कोशिश करेगी। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, एक ये बात भी तो है कि जिस तरह जनरल इशफाक परवेज कियानी ने कहा था कि मुज़ाकरात उन ग्रुप से हो सकते हैं जो पाकिस्तान की रियासत और आइन को माने, तो अभी तक तो तालिबान की जानिब से भी कोई हमले तो बंद नहीं हुए और ना ही वो ये कहते हैं कि कोई पाकिस्तान की रियासत और आइन और कानून को मानते हैं। दरअसल ये जो दोनों पार्टियां हैं, मैंने बयान में सुने, वो कहते हैं कि जो बातचीत भी होगी वो जमहूरी और जो पाकिस्तानी आइन के तहत जो है बातचीत होगी। तो मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी है और पहले तो मुज़ाकरात शुरू होने दें। वो देखेंगे कि अगर आखिर में वो हम इस नतीजे पे पहुँचते हैं कि उनके मुज़ाकरात, उनके जो मुतालबा है वो पाकिस्तान नहीं मान सकता क्योंकि वो पाकिस्तान के आइन के तहत जो है वो मुमकिन नहीं है, तो फिर आदमी इस नतीजे पर पहुंचेगा। लेकिन अमेरिका का जो अपने आप को ये एरोगेट करता है ये हक कि वो जिसको भी दहशतगर्द समझे या वो कहे वो उसको मारने का हक है, मेरे ख्याल में ये एक तमाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। और ये जो नेशनल बहुत शुक्रिया महमूद शाह साहब। मौलाना साहब, मैं आपसे ये आपका कमेंट चाहूँगा कि अब आप समझते हैं सिर्फ पाकिस्तान की शदीद मुजम्मत से तालिबान राजी हो जाएंगे या कुछ और करना पड़ेगा उन्हें मुज़ाकरात पर आमादा करने के लिए? मुजम्मत करनी पड़ेगी और एहतजाज करना पड़ेगा मैदान में डट कर, और फिर तालिबान से ताज़ियत करनी होगी और उनकी हमदर्दी हासिल करनी होगी। और ये अगर दचका है तालिबान को बहुत बड़ा, तो उससे बड़ा दचका पाकिस्तान को है, क्योंकि हम अगर मुज़ाकरात का रास्ता बंद हो जाए तो हमारे लिए कोई, फिर हम बंद गली में होंगे और बिल आखिर गोया फिर वही बंदूक और फौज और सिविलियन की हलाकत, ये सारी तबाही इस तरह जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया मौलाना समीउल हक, जो कह रहे थे कि अब ये जो वाक़या हुआ है उसके बाद तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना कोई इतना आसान नहीं होगा, बड़ी शदीद मुज़म्मत करना होगी अमेरिका की ड्रोन हमलों की वजह से, वगरना मुज़ाकरात नहीं हो सकेंगे। नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस स्टोरी पर। कायम अली शाह वजीर आला सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला का इंतखाब कल होगा। बलोचिस्तान में वजीर आला कौन होगा, फैसला नवाज शरीफ के हाथ में। सूबों में हुकूमत साजी का अमल जारी है। सिंध में कायम अली शाह वज़ीर आला के ओहदे पर फायज हो चुके हैं। आगा सुराज दुरानी स्पीकर और मोहतरमा शाला रज़ा डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो चुकी हैं। KPK में स्पीकर के लिए असद कैसर और डिप्टी स्पीकर के लिए इम्तियाज़ कुरैशी को बिला मुकाबला मुंतखब कर लिया गया और कल परवेज़ खटक के वज़ीर आला मुंतखब होने में भी बज़ाहिर कोई रुकावट नज़र नहीं आ रही। ताहम बलोचिस्तान में हालात यकसर मुख्तलिफ हैं।
जहां असम्बली का इजलास तो 1 जून को तलब किया गया है, लेकिन मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी जमातों में अभी तक वजीर आला के नाम पर इत्तफाक नहीं हुआ। सुनने में आ रहा है कि बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम लीग नून के अरकान का यह ख्याल है कि वजारत आला उनका हक है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ का ख्याल है कि मुल्क की बका के लिए अगर वजारत आला की कुर्बानी देना भी पड़े तो वो गुरेज नहीं करेंगे। उनका यह ख्याल है कि मौजूदा हालात के तनाज़ुर में कौम परस्तों को कौमी धारे में लाना निहायत ज़रूरी है। दूसरी तरफ नेशनल पार्टी के मीर हासिल बजंजो का कहना है कि वज़ीर आला नामजद करने का इख्तियार मियाँ नवाज शरीफ साहब को दे दिया गया है। अब बलूचिस्तान में वजारत आला का कुरा किसके नाम निकलेगा, क्या नून लीग मुल्क की बका को मद्देनजर रखते हुए वजारत आला से दस्तबरदार हो जाएगी, इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल पार्टी के मीर हासिल बजंजो। अस्सलाम वालेकुम बजंजो साहब। आज आपकी मुलाकात हुई मियाँ नवाज शरीफ साहब से, आपकी प्रेस टॉक भी हमने सुनी और ये बताया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून भी ये चाहती है कि कौम परस्त जो हैं, जैसे नेशनल पार्टी है आपकी, उनको वजारत आला मिले। कहाँ तक मामला पहुँचे, क्या समझते हैं आप? देखिए जी, हमने तो आज मियाँ साहब से मुलाकात की, पहले भी हमारी राय ये थी, बल्कि ये राय के बजाय कि आप पिछली हुकूमत का जो का शाखसाना रहा उसको अगर बलूचिस्तान में दोबारा दोहराया जाता है तो उसमें मजीद कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो हमारी ख्वाहिश थी कि बजाय कि इसमें हर किस्म के लोगों को जमा किया जाए, उससे बेहतर होगा कि 3 जमातों पे मुश्तमिल जो जीत के आई है, पश्तो इलाकों से पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी, बलूच इलाकों से नेशनल पार्टी जो कॉन्फ्रेंस जमात है, पश्तूनख्वा कॉन्फ्रेंस जमात है, और इसके अलावा नून जीती है। और हमारी भी ख्वाहिश ये है कि हम एक ऐसी हुकूमत के साथ काम करें जो फेडरल गवर्नमेंट में अपनी सह रखती हो, फेडरल गवर्नमेंट में इसकी हुकूमत हो, क्योंकि अगर फेडरल गवर्नमेंट में कोई और हुकूमत होती है और बलूचिस्तान में और हुकूमत होती है फिर हम मुश्किलात का शिकार रहेंगे। बजंजो साहब, एक ऐसी फिजा हमें नजर आ रही है जिसमें खबरें हैं कि मियाँ नवाज शरीफ खुद ये चाह रहे हैं कि भले मुस्लिम लीग नून एक वहाँ पर उसके पास नशिस्तें ज़्यादा हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि कौम परस्त के जो लीडर हैं वो वज़ीर आला बने, और दूसरी जानब आपने ये जेस्चर दिया है कि इसका फैसले का इख्तियार मियाँ नवाज शरीफ साहब को दे दिया है। तो इस वक्त एक बड़ी हारमनी की फ़जा हमें नज़र आ रही है। आप समझते हैं कि अगले 2 दिनों में जो नतीजा निकलेगा वो तमाम जमातों को काबिल कबूल होगा और फिर बलूचिस्तान के मसाइल हल करने पर फोकस होगी? जी बिल्कुल, मियाँ साहब से को आज हमने तमाम ब्रीफिंग दी है, बलूचिस्तान के हालात क्या हैं, किस तरह किया जा सकता है, कौन से तरीके हो सकते हैं जिनसे हम वहाँ के मसाइल को हल कर सकते हैं। हमारी तरफ से नवाज शरीफ को हमने ये इख्तियार दिया है कि वजारत आला के पोस्ट के लिए जो भी वो फैसला करेगा वो हमें काबिल कबूल होगा और उसको सोच समझ के फैसला करना होगा, क्योंकि इस फैसले पे जो मियाँ साहब की जो गुड गवर्नेंस का जो क्या है स्लोगन है वो इस पे डिपेंड करेगा। अच्छा जी, आपके पहले भी इस मामले पर आपसे बात हो चुकी है, ये बयान फरमाइएगा कि जब हुकूमत बन जाती है तो सबसे पहली तरजीह आपकी क्या होगी? देखिए जी, हमने तो अब भी मियाँ साहब के सामने रखी है कि हमारी पहली तरजीह जो है, जैसे बलूचिस्तान में लोड शेडिंग बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मगर वहाँ जो है इस वक्त बुलेट ट्रेडेड बॉडी, मिसिंग पर्सन, काउंटर फोर्सेस, ये मेजर प्रॉब्लम है कि इनको अगर फेडरल गवर्नमेंट हमें मदद करती है, इसमें अस्करी कुव्वतें हमें मदद करती हैं, तो हम समझते हैं कि हम किसी हद तक इस मामले को अगर आपने हल किया कि आप अपने बुलेटेड बॉडीज खत्म कर दी हैं, आपने मिसिंग पर्सन लाने में कामयाब हो गए, और कुछ ऐसी आर्म्ड ग्रुप्स हैं जो कि कंट्रोल किए जा सकते हैं, अगर उनको कंट्रोल किया जाए तो बलूचिस्तान का मसला मैं समझता हूँ कि 40% अच्छा, बिल्कुल बजंजो साहब, ये जो आप बयान फरमा रहे हैं ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये मामलात ऐसे ही हैं जिनको आप ठीक कर सकते हैं। एक और बात भी की जाती है कि बलूचिस्तान में गैर मुल्की मदाखलत बहुत है, बहुत सारे मुल्क जो हैं वो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने ग्रुप्स तश्कील दिए हुए हैं, उनको पैसे की फराहमी हो रही है। उस मामले के हवाले से आप क्या समझते हैं, क्या बेहतर हिकमत अमली होगी? बिल्कुल है, ये मामलात भी अपनी जगह मौजूद है और ये मुश्किलात हमारे सामने होंगी,
और हमारी जिम्मेदारी होगी कि फेडरल गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ हम इन मसाइल को हल करें। वो लोग जो इस वक्त वो बाहर बैठे हैं या वो जो पहाड़ों में हैं, ये हमारी जिम्मेदारी होगी हम इससे नेगोशिएशन करें। आप उनसे माहौल पैदा करें, हम एक ऐसा माहौल पैदा करें कि इतना कंडूसिव हो कि वो हमसे बात कर सकें। हम पर्सनली उनके पास जाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि उनको राजी करें, उनको कन्विंस करें, जो हमारी मेन टास्क में होगा। अच्छा, ये बताइए कि ये जो जिस तरह आपने कहा कि सारी आप कोशिश करेंगे, अपोजिशन जो है मौलाना फजलुर रहमान की जमात, वो भी एक बड़ी जमात है वहाँ पर, तो ये जो इंसर्जेंट्स हैं जिनके खास तौर पर जो मजहबी मिलिटेंट हैं, उनके साथ मुज़ाकरात के लिए आप समझते हैं कि उनकी आपको ज़रूरत होगी, उनसे भी आप रब्ता करेंगे, उनको भी ऑन बोर्ड करेंगे? मैं समझता हूँ कि आप अगर कोई भी बातचीत करने को आता है तो हमें उससे बातचीत करनी चाहिए। हम कोशिश करें कि जितने ज्यादा लोगों को ऑन बोर्ड कर सकेंगे हम उनको ऑन बोर्ड करें, ताकि इस मसले से बलूचिस्तान में जो चाहे सेक्टेरियन वायलेंस है या दूसरे वायलेंस है, इनको खत्म करना जो है वहाँ की अव्वलियत है। क्योंकि जब तक इनका सद्भाव नहीं होगा, आपके मुश्किलात खत्म नहीं होंगे, अमन अमान कायम नहीं होगा, तो वहाँ डेवलपमेंट भी नहीं होगी। क्योंकि ये प्रायोरिटी है। अगर इसमें हम कामयाब हो गए तो बाकी चीजें हम कर पाएंगे। अच्छा, ये आपने डेवलपमेंट की बात की, तो ये जब फिगर्स आते हैं तो ऐसा पता चलता है कि बहुत सारा पैसा बलूचिस्तान को दिया गया था, लेकिन ये भी ऐसी इत्तलात हैं कि जो सारा पैसा था वो जो वहाँ के बाअसर लोग हैं, जिन्हें आप सरदार कहें या लॉर्ड कहें, उन्होंने अपने ज़ाती अगराज़ व मकासद उससे पूरे किए, और वो जो पैसा था डेवलपमेंट का वो आम आदमी तक नहीं पहुँचा। तो अब भी हम देखते हैं बजनौर साहब के असम्बली में कमोबेश वही सारे लोग हैं जो पहली असम्बलियों में भी रहे हैं। तो क्यों इस असम्बली से लोग ये तवक्को रखें कि डेवलपमेंट का काम ये बेहतर अंदाज में कर सकेंगे? नहीं, एक तो देखिए सब वही नहीं है। आप लोगों के इलेक्शन से पहले भी हम लोगों ने मीडिया को ये कहा था कि इस इलेक्शन में 40-45% जो है नए लोग आएंगे। मेरी जो हिसाब के मुताबिक वो 52% नए लोग आए हैं, और इसमें पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी हो गई, नेशनल पार्टी हो गई, मुस्लिम लीग में भी अच्छे लोग हैं। तो अगर ये हम मिल के काम करें तो बहुत सी चीजें बेहतर हो सकती है। मतलब मैं आपको दो चीजें बताता हूँ कि इस दफा 25 करोड़ रुपए एमपीए फंड नहीं होगा। अगर हमें मौका मिलता है जी तो 25 करोड़ रुपए एमपीए फंड नहीं होगा, 65 वजीर नहीं होगा। ये आपकी बात दुरुस्त है कि कुछ नए चेहरे इसलिए हैं कि क्योंकि जो कौम परस्त जमातें थी उन्होंने माजी में 2008 में जो इंतखाबात थे उसका उन्होंने बाइकआउट किया था। लेकिन कमोबेश अगर आप देखें तो जैसे मुस्लिम लीग नून है वहाँ पर, इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान की जमात हैं, आप भी सियासत में मौजूद रहे हैं, तो ये ज़्यादातर जो कमांड है पार्टियों का, जो कंट्रोल है, वो तो वही चेहरे कर रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर जैसे हमारा डिसीजन है कि इन 3 जमातों पे मुश्तमिल हम हुकूमत बनाएंगे, ठीक है। तो बहुत 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 शुक्रिया हासिल बजनौर साहब। हमें ज्वाइन किया है सनाउल्लाह जहरी साहब ने, मुस्लिम लीग नून के लीडर हैं बलूचिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम जहरी साहब। वालेकुम सलाम। मीर आसिल खान को बोलने देते, उससे हलवाई तो कर लेता मैं। बस आपसे बात करना थी, इसलिए वक्त हमारे पास मुख्तसर था। ये फरमाइएगा कि आज कुछ फैसला हुआ, सुना है कि मियां नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि कौम परस्त जो हैं वो ज़रूर हुकूमत में आए और वजारत आला उन्हें दिया जाए। आप क्या कहते हैं? देखिए, ऐसी कोई बात इम्प्रेशन नहीं दी है मियाँ साहब ने कि वजारत आला उन्हें दी जाए। बहरहाल मियाँ साहब ने कहा कि कौम परस्त ये 3 पार्टियां मिलकर हुकूमत बनाएं, और हम समझते हैं कि हम इनको वेलकम करते हैं, और कौम परस्त जमहूरियत पसंद लोग हैं और इन्हें चाहिए कि हमारे मैंडेट का एहतराम करें। और हमने जो बलूचिस्तान में, जैसे मियाँ साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में और सिंध में दूसरों के मैंडेट का एहतराम किया है, इसी तरह बलूचिस्तान में भी हमारे मैंडेट का एहतराम किया जाए। जहरी साहब, कुछ ये भी इत्तलात हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर, आपकी जमात के अंदर भी कुछ धड़ेबंदी हो गई है। जिस तरह आप उम्मीदवार हैं, एक और ग्रुप भी उम्मीदवार है वजारत आला का। कोई धड़ेबंदी नहीं है, बिल्कुल ये लघु बातें हैं, ये ऐसी बातें हैं। आज भी मैं और जंगेज मरी साहब इकट्ठे रेवन में थे, और एक ही गाड़ी में मैं ड्राइव कर रहा था और वो फ्रंट सीट पे बैठे हुए थे। वो हम सब इकट्ठे आए हैं और हम दोनों सीनियर रहनुमा हैं,
और हम चाहते हैं कि हमारा हक है, हमें दिया जाए, फिर हम बैठ के फैसला करेंगे कि कौन बनता है वजीर आला। लेकिन हम समझते हैं कि जो पार्लिमानी रिवायतें हैं उनको पामाल न किया जाए, और जो हमारी रिवायतें हैं, जो जमहूरी रिवायतें हैं, उसके मुताबिक हम इस वक्त जो है सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी पार्टी जो है हमारी पार्टी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह ज़हरी साहब, जो कह रहे थे कि जमहूरी रवायात को पामाल नहीं होने दिया जाएगा, सब मिलकर चलेंगे, और मुस्लिम लीग नून वहाँ पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, जिससे लग रहा है कि वो बड़े संजीदा हैं वजारत आला की कुर्सी के लिए। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस स्टोरी पर। मुजफ्फरगढ़ में जहरीला खाना खाने से 8 अफराद जाँ बहक। पाकिस्तान के आइन में ये बात दर्ज है कि हुकूमत जहां तमाम पाकिस्तानियों को रोजगार के यकसा मौके फराहम करने की जिम्मेदार होगी, इसी तरह सेहत की फराहमी भी हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी होगी। लेकिन अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो ऐसा लगता है आज के दौर में सेहत की सहूलियात आपका हक नहीं, प्रिविलेज है। असल दवाइयाँ और डॉक्टर्स सिर्फ अशराफिया का हक हैं। गरीब आदमी को ना अद्वियात मुयसर हैं, ना उनकी रसाई डॉक्टर्स तक है। तहसील जतोई मुजफ्फरगढ़ से ये खबर आई है कि जहर खुरानी के बायस पूरा खानदान उजड़ गया। एक ही घर के 8 अफराद मौत के मुंह में चले गए। इन लोगों की जानें बचाई जा सकती थी अगर तहसील जतोई के अस्पताल में बुनियादी सहूलियात और तजुर्बाकार डॉक्टर्स मौजूद होते। कवानीन के तहत तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में 40 बेड इमरजेंसी वार्ड और 16 स्पेशलिस्ट डॉक्टर होने चाहिए, लेकिन इस अस्पताल में सिर्फ 3 डॉक्टर्स, कोई लेडी डॉक्टर नहीं। 16 में से सिर्फ 6 नर्सेज, शोबा हादसात नाम की कोई चीज़ नहीं। ECG और अल्ट्रासाउंड मशीनें तो हैं, लेकिन उनको चलाने वाले टेक्नीशियन नहीं हैं, जिसके बायस ये मशीनें नाकारा पड़ी हैं। हॉस्पिटल में एक जनरेटर है, लेकिन वो चलता नहीं। हालात इतने ज़्यादा ख़राब जब हो जाते हैं तो मरीज़ों को विक्टोरिया हॉस्पिटल बहावलपुर या मुल्तान भेज दिया जाता है, और एम्बुलेंस ना होने के बायस अक्सर मरीज़ों को अपने खर्चे पर ही जाना पड़ता है। ये हालात सिर्फ मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई तक महदूद नहीं, पाकिस्तान के दही इलाकों की अक्सरियत ऐसे ही हालात का शिकार है। आज इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब हुकूमत के साबिक एडवाइज़र सेहत के हवाले से जनाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, और मुजफ्फरगढ़ में हमारे नुमाइंदे मनान होंगे। हम पहले मनान से सूरत हाल जानते हैं कि क्या हालत है उन मरीज़ों की, उन ख़ानदानों की जो जहर खाने से जिनकी हालत ख़राब थी। अस्सलाम वालेकुम मनान। जी समी साहब, वालेकुम अस्सलाम। मनान, मुख्तसरन बताइएगा कि ये जो सारी सूरत हाल हुई, ये कहा जाता है कि अगर डॉक्टर्स वहाँ पर होते तो इन बहुत सारे लोगों की जानें बच सकती थी। जी समी साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। यहाँ पर जो मुजफ्फरगढ़ के नवाई इलाका मीर हजार के जो 8 लोगों की डेथ हुई है, उसकी सबसे बड़ी वजह डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस है। जब 24 मई को इन मरीजों को अपनी मदद आप के तहत हॉस्पिटल में लाया गया तहसील हेडक्वार्टर में, वहाँ पर उस वक्त डॉक्टर मौजूद ही नहीं था। ये एक अगले दिन डॉक्टर वहाँ पर पहुंचा है, जब उसने फिर इसको एडमिट किया है। एडमिट करने के बाद महज फूड पॉइजनिंग की दवाई देकर इन मरीजों को फारिग कर दिया गया, और बाकायदा डिस्चार्ज स्लिप पे लिख दिया गया कि ये मुकम्मल सेहतियाब हो चुके हैं, अब ये घरों को जाए। डिस्चार्ज कर दिया। जब वो घर पहुंचे हैं वापस, तो अगले दिन से उनकी जो एक एक करके उनकी जिंदगियां। अच्छा मनान, ये बताइए क्या ये वही जगह है, अगर मुझे याद पड़ता है तो जहां पर डकैती की एक वारदात में एक नौजवान बच्चा जख्मी हुआ, कोई डॉक्टर नहीं था और उस बच्चे का इतना खून बहा कि उसकी मौत वाक़या हो गई, और अपने बच्चे की मौत अपने सामने देखते हुए उसका वालिद भी अल्लाह को प्यारा हो गया था। जी समी साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। यहाँ पर ऐसे ही होता है, और इस किस्म के एक 2 3 4 वाक़े नहीं है। यहाँ पर हफ्ते में 1-2 ऐसे लोग आके यहाँ पर मर जाते हैं एड़ियां रगड़ कर, जिनको डॉक्टर ट्रीटमेंट तक नहीं देते। आप किसी वक्त भी 6 लाख आबादी के THQ में आप जिस वक्त मर्जी आ जाए, सुबह के वक्त के यहाँ पर कोई डॉक्टर आपको अवेलेबल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया राना मनान साहब, बहुत शुक्रिया। सलमान साहब, आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी और आप खुद पंजाब हुकूमत के एडवाइज़र बराए हेल्थ रहे, तो ये क्या वजह है? 65 साल हो गए और हॉस्पिटल्स में कुछ भी नहीं है। एक तो सूरत हाल किसी जगह ऐसी है मगर किसी जगह ऐसी नहीं है, मिली जुली सूरत हाल है। हमने 2008 में और 2013 में 18 से 80 अरब में जंप ओवर किया है।
हमने जब 15 मार्च को क्लोज किया तो हम 80 बिलियन पे थे। प्रॉब्लम ये है नॉन डेवलपमेंट 58 अरब को क्रॉस कर चुकी है, 6 अरब की मुफ्त अद्वियात हैं, 9 अरब तनख्वाहों की मद में हमने 2 साल में ज़्यादा किया है। मैं उस ट्रेल में नहीं जाता। इस वक्त सूरत मुजफ्फरगढ़ शहर में हमने नई एमरजेंसी बनाई थी जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल था। ये जो पर्टिकुलर केस है इसमें बेसिकली न्यूरोटॉक्सिक का ये केस लग रहा है। मैंने थोड़ी डिटेल ली है कि दिमाग पे जहर ने असर किया है। 8 अफराद हैं, कुछ बच्चे हैं कुछ बड़े हैं। एक जो 9वां फ़र्द है उनकी भी आज तबीयत ख़राब है। लेकिन ये तमाम जो मरीज़ थे ये एक दिन तो शायद ऐसे हुआ होगा जैसा मनान साहब फरमा रहे हैं, लेकिन ये नश्तर भी दाखिल रही हैं 2-3 दिन और उसके बाद ये बेचारी इनकी डेथ हो गई है। ये आपकी बात दुरुस्त है। मैं इस पर्टिकुलर केस का तो हमने एक रेफरेंस दिया है, लेकिन आप पंजाब के या पूरे पाकिस्तान के किसी भी देहात में चले जाएं जो तहसील हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल है, वहां पर कुछ मैं एग्री करता हूँ। लेकिन पंजाब का हम बाकी जो कंपैरिजन करते हैं तो चाहे हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, चाहे हमारा रेफरल सिस्टम है या हेल्थ केयर सिस्टम है, बाकी से बहुत बेहतर है। लेकिन हम इस पर मुतमिन नहीं है। अभी हमारी हुकूमत ज़ाहिर नहीं आई, लेकिन हम इस पे काम शुरू कर रहे हैं। हमने अपने मंशूर में दिया है। एक तो हम हेल्थ इंश्योरेंस इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। दूसरा पहली फेज में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है 36 लाख। अच्छा, मैं सबसे पहले हम उनको एस्टैब्लिश मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूं। मैं कोई ये नहीं समझ रहा कि ये जो ना मैं ये कह रहा हूं कि ये जो सारी सूरत हाल है ये सिर्फ माजी की हुकूमत की वजह से सोल्यूशन तक लाना चाहता हूं। जी, मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूं, पूछना मैं ये चाह रहा हूं कि क्या वजह है कि इस शोबे में जो आम आदमी जिससे ताल्लुक है क्यों नहीं पैसा लगाया गया? ये है कि मैं आपको अर्ज करता हूँ, एक तो 1 रुपए की पर्ची है। चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने हमेशा ये उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं 1 रुपए की पर्ची में और 80 बिलियन का खर्चा सारे का सारा हेल्थ केयर जा रहा है, हम उसको बढ़ा रहे हैं और आइंदा भी उसको बढ़ाएंगे। लेकिन सूरत हाल ये है कि ये स्लोली चीज़ें बेहतर तरफ जाएंगी। मिलावट पे हमने 2011 में एक्ट पास किया था, फूड अथॉरिटी कायम की है। अब उसमें अगर खुदा ना खासा किसी की मौत होती है तो 25 लाख जुर्माना है और उम्र कैद की सजा है। मतलब हम कानून साजी कर चुके हैं। उसी कंटिन्यूटी की बुनियाद पे हम अब इम्प्लीमेंट जल्दी करेंगे। उसको पहली फेज में लाहौर में किया गया था, उसके बाद 36 के 36 जिला में इसको हम 1-1.5 साल में जो फूड अथॉरिटी है, जो मिलावट है, खुराक में खराबी है, और हम ये भी एक प्रपोजल है हमारी कि ट्रैफिक को, वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी को, एजुकेशन को, एनवायरनमेंट को, ये 5-6 महकमे, जिस तरह मैं डेंगी में काम किया था, डेंगी में हमने 13 महकमे मिलकर काम किया था। हम चाहते हैं कि जॉइंट वेंचर में काम करें। इन तमाम महकमों का ताल्लुक हेल्थ से है। हेल्थ सिर्फ हॉस्पिटल नहीं है, प्रिवेंटिव भी है। साफ पानी जहाँ प्रायोरिटी में चाहिए, ट्रैफिक के लॉस को बेहतर करना ताकि एक्सीडेंट्स हो, सैकड़ों लोग बेचारे रोज मौत के मुंह में जा रहे हैं, हजारों जख्मी होकर आ रहे हैं, और इस तरह जो मिलावट है। सो ये तमाम चीजें आपस में इंटरलिंक हैं और आप इंशाल्लाह देखेंगे कि जो ही हमें जिम्मेदारी मिलेगी हम अपना एक लम्हा भी ये तो बड़े अच्छे आपके प्लान है। और लेकिन एक कुछ लोगों का ये ख्याल है सलमान साहब कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और हमने ये देखा बड़े बड़े स्कैंडल हुए, मसलन PIC में लोग मरे और एफेड्रीन का केस हुआ, हमने नहीं देखा कि किसी भी आदमी को कोई सजा मिली हो। देखिए PIC का केस में अगर मैं बात बहुत वाज़ेह करूंगा ना तो बात बड़ी दूर तक पहुंच जाएगी। मैं इस पे मीडिया पे बहुत बोल चुका हूँ। PIC का केस का हम एक आपको चीज़ बताता हूँ। हमने खुद उस केस को प्रोसिक्यूट किया, सुप्रीम कोर्ट में हमने 5वां केस लड़ा है, और आप गवाह है मीडिया कि मालकन जिस तरह भी गए आखिरकार जेल में गए हैं। कराची से हमने उनको गिरफ्तार किया, उनको जेल में डाला, उनकी बेल हो गई। वो देखें कोर्ट और उनका मामला है। हुकूमत पंजाब ने बेल इसलिए हुई कि जो प्रोसिक्यूशन था उसने एविडेंस नहीं दिया। हमने उनको गुनाहगार लिखा है। मैं प्रूफ में कहता हूं, मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा सकता हूं सारे केस को। मैंने खुद सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन, एडवोकेट जनरल पाकिस्तान के अदलिया तो आजाद है और बड़े फैसले इससे ज्यादा नहीं बोल सकता। मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा सकता हूं, पुलिस का जिमनी दिखा सकता हूं, एडवोकेट जनरल, प्रोसिक्यूटर जनरल खुद पेश होते रहे हैं DB में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। 4.5 माह बाद हमें बात की इजाजत मिली कि उन्होंने कहा कि इनकी बेल लें, गिरफ्तार इनको ना करें। ये ऑन रिकॉर्ड है, मैं आपको मीडिया पे कह रहा हूँ। और उसके बाद आखिर हमने उनको गिरफ्तार किया, उनको जेल में डाला, उनकी बेल हो गई, केस उनका चल रहा है। PIC वाले केस में हमने पूरा साल उनको परस्यू किया है। जिन लोगों ने जुल्म और ज्यादती की थी उनको हमने प्रोसिक्यूट किया है। सो एफिडेविट वाला केस मुख्तलिफ है, उसका ज़ाहिर है। अच्छा, अब ये जो सारी सूरत हाल आपने देखी, आपका मुख्तसर कमेंट चाहूंगा कि अब आप हुकूमत में आने वाले हैं, आपकी प्रायोरिटी होगी, कैसे आप ये मैनेज करेंगे? मैनिफेस्टो में हर चीज़ पे पूरे 2 सफ़े हैं जिसपे की बुलेट पॉइंट्स हैं। हम काम शुरू कर चुके हैं। हमने अपनी कंटिन्यूटी करनी है। हेल्थ केयर सिस्टम जो पंजाब का है, मैं बड़ी बात नहीं करता मगर 3-3.5 साल में हम इसको इंशाल्लाह आइडियल बनाएंगे। मैं इससे ज़्यादा अभी बात नहीं करना चाहता। हमारे पास बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, प्रोफेशनल्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं। हम एक मिक्स ब्लेंड के साथ और चीफ मिनिस्टर की क़यादत में इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान रफीक साहब, जो कह रहे थे कि अब हम हुकूमत हमें दोबारा मिली है और हम अगले 3-3.5 साल में एक ऐसा हेल्थ सिस्टम देंगे पंजाब में लोगों को जिससे ये जो मसाइल हैं इनका अजाला हो सकेगा। नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस स्टोरी पर। आए रोज हादसात,
सफर गैर महफूज। पहला जख्म भरता नहीं तो दूसरा। पाकिस्तान बनाने वालों के ख्वाब बड़े हसीन थे। लोग अकायद के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, रोजगार के यकसा मौके मिलेंगे, हर आदमी महफूज होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ना अमन, ना रोजगार, ना इज्जत और किसी को एहसास तहफ़्फ़ुज़ नहीं। माएँ घरों से अपने जिगर गोशों को हंसते मुस्कुराते स्कूल भेजती हैं और वापसी पर झुलसे हुए जिस्म मिलते हैं कि शनाख्त करना भी मुश्किल। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गुजरात के इलाके मंगवाल में स्कूल वैन में लगने वाली आग की, जिसने सब कुछ जलाकर राख कर दिया था। ये कोई एक वाकया नहीं है, ऐसे वाकयात रोजाना हो रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि इन हादसात का शिकार आम आदमी है। कवानीन तो बड़े लोगों की हिफाजत के लिए बनाए जाते हैं। हर बड़ा आदमी जुर्म के बाद भी बच जाता है। याद कीजिए, ऐसा ही हादसा कुछ अर्सा पहले कलर कहार से वापस फैसलाबाद आने वाली स्कूल बस को पेश आया था। इस सहाने में जान बाग होने वाले बच्चों की माओं के आंसू भी अभी खुश्क नहीं हुए थे, लेकिन इस हादसे के जिम्मेदारों को छोड़ दिया गया। अफसरशाही ने जिम्मेदारी स्कूल पर डालकर इस स्कूल को हमेशा के लिए बंद कर दिया। गाड़ियां फिटनेस के बगैर चल रही हैं, कोई फिटनेस का मयार देखने वाला नहीं। गाड़ियां चलाने वालों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं। गाड़ी चलानी आती हो या नहीं, घर बैठे आपको ड्राइवर लाइसेंस मिल जाता है। सड़कें गैर महफूज हो चुकी हैं। क्यों हर वो चीज़ जिसका आम आदमी की फलाह बहबूद से ताल्लुक है, उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे फैसलाबाद में हमारे ब्यूरो चीफ गुलाम मोहिउद्दीन और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक वजीर कानून राना सनाउल्लाह साहब। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा गुलाम मोहिउद्दीन से। अस्सलाम वालेकुम मोहिउद्दीन। वालेकुम सलाम समीर साहब। मोहिउद्दीन साहब, कुछ हमें बताइए कि ये जो कलर कहार का इंसिडेंट हुआ था, उसमें ये इतलात थी कि वो तमाम लोग जो इसके जिम्मेदारान थे उनको छोड़ दिया गया। बिल्कुल समीर साहब, ऐसा ही हुआ, छोड़ दिया गया, किसी को कोई सजा नहीं दी गई। हालांकि जो इंक्वायरी टीम थी, 3 इंक्वायरियां हुई थी इसकी। फैसलाबाद की इंतजामिया ने इंक्वायरी की, वजीर आला मुआयना कमीशन के चेयरमैन थे नजम सईद, उन्होंने खुद एक बड़ी हाई पावर कमेटी के साथ इंक्वायरी की और सबकी मुतफिका तौर पर जो कंक्लूडिंग आई थी उसके मुताबिक बस का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था, ड्राइवर का लाइसेंस जाली था, मोटरवे पर रूट के बगैर गाड़ी भिजवाई गई, 57 की बजाय 112 मुसाफिर उसमें सवार किए गए, ड्राइवर का लाइसेंस उसके पास नहीं था और वो कभी फैसलाबाद से इस्लामाबाद की तरफ उसने सफर भी नहीं किया था। ये तमाम इंक्वायरियां और जो फैसलाबाद के जो उस वक्त के आरटीए सेक्रेटरी थे मोहसिन रशीद, उनको डिक्लेयर किया गया रिस्पॉन्सिबल। मोटरवे इंस्पेक्टर व्हीकल एग्जामिनर थे शेखुपुरा गयासुद्दीन, उनको किया गया। एजुकेशन अफसरान को किया गया जिनकी नाअहली की वजह से स्कूल जो था वो गैर रजिस्टर्ड तरीके से चल रहा था। तमाम के तमाम अफराद अब आला पोस्टों पर फैसलाबाद में 2 साल बाद फिर तैनात है, कुछ फैसलाबाद डिवीजन में और कुछ फैसलाबाद के करीब तरीन। सिर्फ रिस्पॉन्सिबल किसे करार दिया गया? जो बस ड्राइवर मर गया और जो उसी के अंदर एक स्कूल का वाइस प्रिंसिपल था वो जान बाक हो गया। 35 लोग जान से हाथ धो बैठे थे, 25 बच्चे थे इसके अंदर। एक भी सरकारी अफसर को एक दिन के लिए भी ना तो पाबंदी सलासल किया गया, ना कोई मुकदमा दर्ज हुए। मोहिउद्दीन हमारे साथ रहिएगा, राना सनाउल्लाह साहब भी हमारे साथ हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राना साहब, ये जो इस मुल्क में जब कोई गरीब आदमी मरता है, वो उसके साथ कोई हादसा होता है तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए कानून हरकत में नहीं आता और हर बड़ा आदमी जुर्म से बच जाता है। क्या ये सिलसिला कभी खत्म होगा? देखें समी साहब, यानी ये जो गुजरात का वाकया हुआ है, ये इतना यानी दर्दनाक और काबिल अफसोस वाकया है कि शायद इस वाकये के को डिस्कस करते हुए अगर मैं इस बात का जो आपने की है उसका अगर दूसरा रुख जो है उसकी तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवानी चाहूँ तो शायद अगर किसी को ये बात जो है वो जरा तल्ख महसूस हो, मैं इस सिलसिले में ये अर्ज करूँगा कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है जिस तरह से आपने इस बात को जो है वो आपने कवर किया है। लेकिन बात यह है कि क्या वो वैगन का ड्राइवर जो है वो बड़ा आदमी था? वो भी गरीब आदमी है। वो बस का ड्राइवर और वो जो कॉलेज का प्रिंसिपल था, उनके मुतल्लक भी अगर आप पूरी तरह से पता करें, मुझे पता है कि वो भी कोई बड़े आदमी नहीं थे। मामला ये है कि बड़ा आदमी होना या छोटा होना ये अपनी जगह पे एक अलग बात है,
लेकिन कानून का नफाज जो है ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, उन लोगों की जिम्मेदारी है जो इस बारे में लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज में मौजूद हैं, जो तनख्वाह लेते हैं। उन्हें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। अगर जिम्मेदारी नहीं पूरी करते तो वो बिल्कुल कसूरवार है, उनको सजा मिलनी चाहिए। हुकूमत वक्त भी कसूरवार है। लेकिन जब आप अपने बच्चों को एक बस में बिठा के उनको कलर कहार भेजते हैं या एक वैगन में रोज बिठाते हैं और उनको स्कूल भेजते हैं, तो कम से कम जो है, यानी जब तक हर आदमी जो है वो खुद अपना मुहाफिज नहीं बनेगा, कानून का मुहाफिज नहीं बनेगा, तो शायद वो दर्द दिल जिसके साथ आप बात कर रहे हैं उसका शायद फिर कोई समा जो है वो नहीं हो सकेगा। ठीक है, हम एक दूसरे को जो है वो मुर्ज़े इल्जाम ठहराते रहें कि जी फलां को सजा मिली है, फलां को सजा नहीं मिली। अच्छा राना साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, मैं यहाँ पर ये अर्ज करना चाहता हूँ कि बिलाशुबा वो ड्राइवर भी गरीब आदमी था और वो जो प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल भी एम्प्लॉई होगा, लेकिन वो किसी बड़े आदमी के लिए काम कर रहे थे। जाहिर है गरीब आदमी तो उस गाड़ी का मालिक नहीं बन सकता, और बुनियादी तौर पर जो फिर सजाओं से बचते हैं वो मालकान हैं जो गरीब मुलाजमीन को मजबूर करते हैं उन तमाम गैर कानूनी कामों के लिए। और फिर जो स्टेट का ऑपरेटर्स है, जिसमें जो आरटीए के लोग हैं, जो दूसरा स्टेट ऑपरेटर्स, उनके जो अफसरान हैं, उन तक कभी भी किसी का हाथ नहीं पहुंचता। नहीं समी साहब, ये बात आपकी दुरुस्त है कि हमारे जो लॉ एनफोर्सिंग अदारे हैं उनकी अहलियत और उनकी जो सलाहियत है उसमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। लेकिन उसके साथ साथ हमें इस पहलू को भी उजागर किया जाना चाहिए कि हर आदमी जो है वो खुद कम से कम, यानी जब आप किसी बस में सवार हों तो कम से कम आप भी तो इस बात को देखें कि भाई इसको चला कौन रहा है, इसकी पोजीशन क्या है। यानी मेरा मकसद ये नहीं है कि इन लोगों को जिनकी जिम्मेदारी है इनको छोड़ दिया जाए या इनके ऊपर जो है वो कोई कानून नाफिज ना हो या इनको सजा ना मिले। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जिस किस्म का हादसा जो है ये गुजरात में हुआ या जिस किस्म का हादसा कलर कहार में हुआ था, ऐसे हादसों को रोकने के लिए हम सबको अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। और सबसे बढ़ के जिन लोगों के जिगर गोशे कलर कहार के वाक़े में जो है वो शहीद हुए, हलाक हुए, या ये गुजरात का जो वाक़या हुआ है, तो इसमें अगर हम सिर्फ इस बात के ऊपर यानी अड़े रहें कि वो इंस्पेक्टर जिसकी ये जिम्मेदारी थी कि वो फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो उसको चेक करता या उसको जो है वो देखता, ये सिर्फ और सिर्फ उसी की जिम्मेदारी थी और उसी ने करना है। बाकी हम सब हम में से पूरे मुआशरे में से किसी की जिम्मेदारी नहीं है और किसी ने कुछ नहीं करना। राना साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये आपने बड़ा एक वैलिड पॉइंट है आपका कि जो तमाम सेक्शन है सोसाइटी के उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास करना चाहिए। लेकिन राना साहब, जो लोग हैं, जो सोसाइटी है, वो तो सिर्फ पॉइंट आउट कर सकती है। एक्शन जो है वो तो लॉ इन्फोर्समेंट ने लेना है, वो तो हुकूमत ने लेना है। आज भी यहाँ पे लाहौर में बिलालगंज है, लोग जाते हैं वहाँ पे चेसिस लेते हैं और फिर उसके ऊपर इंजन रख देते हैं और जाली फिटनेस सर्टिफिकेट भी लेके गाड़ियाँ ले आते हैं। तो उसको एक आम आदमी तो नहीं रोक सकता, उसको तो लॉ इन्फोर्समेंट या जो पंजाब की जो मशीनरी है, स्टेट मशीनरी, वो ही रोक सकती है। जी, मैं पहले आपकी इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि पहली जिम्मेदारी बिल्कुल स्टेट की है, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी की है, उनको रोकना चाहिए। अगर वो नहीं रोकते तो वो मुजरिम है, मुलजम नहीं बल्कि मुजरिम है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो आदमी, जो आम आदमी या जो लोग रोजाना उस वैगन के ऊपर, जिसके ऊपर बिल्कुल बम की तरह जो है वो रखा हुआ है, वो जो सिलेंडर वो जो है अपना, यानी वो गैस का सिलेंडर जो है वो बम की तरह रखो, उसमें जो 150 आदमी रोजाना जो है वो 250 आदमी सफर करता है, वो कम से कम उनको भी तो देखना चाहिए कि भाई ये तुमने किस तरह से रखा हुआ है और क्यों रखा हुआ है, ये क्या तरीका है, तुम हमें जो है वो ये बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह, जो कह रहे थे कि ये इसमें कोई शक नहीं कि जुर्म को रोकना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे थे कि लोगों का भी फ़र्ज़ है कि वो अपना, उनके ऊपर जो फ़राइज़ हैं उसको भी वो देखें और जहाँ पर गलती हो रही हो उसको बड़े भरपूर अंदाज में उसकी निशानदेही करें ताकि स्टेट को उन लोगों को पकड़ने में जो कानून तोड़ रहे हैं आसानी हो। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी टॉप स्टोरीज़ और एनालिसिस के साथ। अल्लाह हाफिज़।